कलम गवाह है में आज मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हिरणमय कार्लेकर के साथ। हिरणमय कार्लेकर पत्रकारिता से जुड़ा वो नाम है जो अपने 5 दशकों के अनुभव के साथ आज भी एक मील के पत्थर सा खड़ा हुआ है। हिरणमय कार्लेकर का जन्म 23 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ। इतिहास में एमए की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के सफर की शुरुआत हिरणमय कार्लेकर ने 1963 में बंगला अखबार आनंद बाजार पत्रिका के साथ बतौर स्टाफ रिपोर्टर से की। मेहनत और लगन के चलते उन्होंने इसी कंपनी के अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड को ज्वाइन किया। 60 के दशक के आखिर में उन्होंने द स्टेट्समैन में बतौर असिस्टेंट एडिटर के पद पर काम करना शुरू किया। इमरजेंसी के दौरान वो द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू किया। हालांकि इमरजेंसी खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही वो द इंडियन एक्सप्रेस में आ गए। इस पेपर में उन्होंने 14 साल काम किया। एक संपादक के रूप में जो मैंने देखा कि एक दिशा देना पेपर को, पेपर का किसी विषय पर क्या हमारा रवैया हो, क्या रुख हो, इस पर वो हमेशा बहुत गहराई से चिंता करते थे। हिरणमय कार्लेकर परहैप्स दैट लास्ट जनरेशन जो मानते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ एक नौकरी नहीं है। हिरणमय कार्लेकर ने रिटायरमेंट ले ही लिया था कि उन्होंने अपने मित्र चंदन मित्रा को द पायनियर को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करते देखा। उन्होंने पायनियर में सलाहकार संपादक का पद संभाल लिया। हिरणमय कार्लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 2 बार सदस्य रहे और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रहने के साथ साथ तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अहम भूमिकाएं निभाई। अपनी पत्रकारिता के लंबे सफर में हिरणमय कार्लेकर ने कई चर्चित किताबें भी लिखी, जिनमें 2 बंगला उपन्यास भविष्योत्तर अतीत और मेहरून निशा शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने इन द मिरर ऑफ मंडल, सोशल जस्टिस, कास्ट, क्लास एंड द इंडिविजुअल, बांग्लादेश, द नेक्स्ट अफगानिस्तान, सेविश ह्यूमंस एंड स्ट्रे डॉग्स और एंड गेम इन अफगानिस्तान जैसी किताबें भी लिखी। हिरणमय कार्लेकर से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक आलोक मेहता। कार्लेकर जी, हम शुरू करें आनंद बाजार पत्रिका में जब आपने एज ए रिपोर्टर शुरू किया। एक ऐसा युग था जिस समय चाहे 62 का युद्ध हो चुका था, भारत की दशा और बंगाल की दशा भी जैसी थी। उस समय एक चुनौती किस तरह की पत्रकारिता की थी व्हेन यू स्टार्टेड एज ए रिपोर्टर? और बांग्ला में भी, चूंकि आपने बांग्ला से शुरुआत की, फिर हिंदुस्तान स्टैंडर्ड भी उन्हीं का अखबार था। देखिए, बांग्ला इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। ये मेरा अपनी मातृभाषा है। मेरा गर्व ये है कि मैं अंग्रेज़ी से अच्छा बांग्ला लिखता हूँ। तो इसीलिए बांग्ला में जब ने शुरू किया, मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे साथ जो थे, हमारे जो गुरु थे पत्रकारिता में, संतोष कुमार घोष, वो तो बहुत महत साहित्यकार थे। आनंद बाजार पत्रिका में जो काम करते, बांग्ला भाषा का जितने जाने माने लेखक वो आनंद बाजार में रहते थे। तो यहाँ मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ क्रिएटिव राइटिंग में, इनका लैंग्वेज में, इनका ऊपर मैं जा ही सकता हूँ। मैं विश्लेषण में कोशिश कर सकता हूँ। So from the beginning I focused on informative analytical writing। तो इसीलिए, और एक चीज़ मुझे बताना चाहिए था इधर, ये आनंद बाजार पत्रिका का साथ, एक गोष्ठी का साथ मेरा परिचय करवा दिया था एक सज्जन निरंजन हलदार बोल के, वहाँ का असिस्टेंट एडिटर थे। मैं जो पत्रकारिता में आया, बाद में जो कुछ हुआ, वो निरंजन जी जो परिचय करवा दिया था आनंद बाजार गोष्ठी के साथ, उसी का नाते से हुआ। तो उसका शरण मुझे पहले ही लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद स्टेट्समैन मैंने एक चैलेंज के रूप में आप गए कि जो कि अंग्रेजी का बड़ा अखबार वहाँ था कलकत्ता। अच्छा है। उस टाइम अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी पत्रकारिता में जाता चाहते तो स्टेट्समैन ही था, भारत के सबसे बड़ा अखबार था। और ये नहीं, स्टेट्समैन से ऑफर आया, स्टेट्समैन से ऑफर आया तुम इधर आ जाओ। तो मैंने बहुत सोचा। उस टाइम मैं I got engaged to be married, December 1968। इसका ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया।
तो स्टेट्समैन का पे स्केल का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था। लेकिन ये एक बड़ा ऐसा फेज था जिस समय नक्सलवादी एक्टिविटी बहुत बढ़ रही थी, पॉलिटिक्स, कांग्रेस में भी एक तरह से Politics of violence उस time विभाजन की स्थिति कांग्रेस की हुई, इंदिरा गांधी का इमर्ज 71 वार हुई, तो उस समय जो स्टेट्समैन में आपका रोल था, मैंने आप ह्यूमन राइट पर लिखते थे, एक तरफ देखिए आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग मैंने नक्सलवादी कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और सरकार भी लड़ रही है एक तरह से। देखिए एक चीज़, एक तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया था, तो इसीलिए जो मैं सबको जानते थे, लेकिन किसी को पक्ष में लेना मुश्किल था। तो मैं जो किया था 3-4 बेसिक इशू के ऊपर लिखते थे, जैसे ह्यूमन राइट्स, ये नहीं होना चाहिए, लोग को बिना विचार से गोली करके मारना नहीं चाहिए, जैसे ये गुंडागर्दी का खिलाफ, ये आपस में लड़ाई झगड़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत काम कर देते तो हम सीधा बताते थे ये गलत काम है, पुलिस को बारे भी कर देते हैं, तो उसी लिए थोड़ा तो मेरा खतरा था। तो इस तरह से वहाँ तो बड़ी पुलिस बड़ी जैसा मानी जाती थी कि बहुत गुस्सा हुई होगी आपके लिखने पर। मेरे लिए पुलिस तो थोड़ा गुस्सा तो था। कोई इंसिडेंट ऐसा है जिस समय आपको पुलिस ने आपको डराने की कोशिश की हो? 21 अगस्त 1971 मेरी बीवी दिल्ली में आई थी उस टाइम, उनका एमफिल का इंटरव्यू, रात 2:15 मैं लवलॉक प्लेस बोल के एक इलाका में एक 2nd फ्लोर फ्लैट में रहता था, और हमारे एंट्री था 1st फ्लोर में, वहाँ एक ज़बरदस्त कोलेस्ट्रेबल गेट था, और पूरा स्टेयर केस उसको प्रोटेक्शन दिया था अमेरिकन फेंसिंग, वो तोड़ना आसान नहीं। तो उस टाइम 2:15 बजे घंटी बज रहा था ना। एक तला में एक लड़का था जो मस्त लड़का था, कभी कभी थोड़ा जब मूड चढ़ जाता तब वापस आके किसका कॉलिंग बेल प्रेस करता वो उसको ख्याल नहीं रहता। तो मैं सोचा ये लड़का आया, थोड़ा आज उसका मस्ती हुआ है, वो मेरा कॉलिंग बेल प्रेस कर रहा है, छोड़ो समझ जाएगा। तो ऐसा चल रहा, अचानक जो घर में काम करती थी वो आके कहा साहब बहुत आदमी आ गए। तो मैं नीचे गया, आदमी खड़े थे सीरियस, थाना थे क्या आश्ची, दरवाजा खोलो, वी हैव कम फ्रॉम थाना, अब दरवाज़ा खोलिए, अल्लाह आपको क्या चाहिए? सर्च करना है, वारंट है? नहीं, इस धारा का मुताबिक हमें वारंट नहीं चाहिए। अल्लाह आपका आइडेंटिटी कार्ड? तो देखा वो कलकत्ता पुलिस का जो इनकाउंटर एक्सपर्ट था उसका। और तो मैंने सोचा ये तो क्यों आया है इधर, हमारा यहाँ तो सर्च करने कुछ नहीं है, मैं ना पॉलिटिक्स में हूँ कुछ में हूँ। तो उस टाइम चीफ सेक्रेटरी थे NC सेनगुप्ता साहब। तो मैंने सोचा अगर ये सब होना चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी, उस टाइम प्रेसिडेंट शुरू था, चीफ सेक्रेटरी मालिक था, उसको तो जानना चाहिए। तो मैंने फ़ोन किया, मिस्टर मोशाई आपके आदमी लोग आए हैं? हाँ मेरा कौन सो रहे थे ना, अचानक जगह का। पुलिस कहाँ? हमारा मकान पहुंच गया। क्यों? तो मैंने बॉम्ब छोड़ दिया इनकाउंटर करने के लिए। हाँ? किसको? मालूम होता मुझे, नहीं तो क्यों आएगा, इनकाउंटर एक्सपर्ट क्यों आएगा? बुलाओ। तो उस टाइम तो मोबाइल कुछ नहीं था, लेकिन हैंडसेट हमारा लूज था, तो वो हैंडसेट उठा के कोलैप्सिबल गेट का पास लाया और उसका वाला बात कीजिए। किससे बात कर? बात देखिए ना, बात मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हाँ कोई दबाव नहीं मानता हूँ। तो फिर उसको मैं दिया। अगर आप एक आदमी को देखा एवरेस्ट का ऊपर पड़ा खड़ा हुआ है, उसको कोई पकड़ के बे ऑफ बंगाल का किनारे पर फेंक दिया, ऐसा उसका शक्ल जैसा हो सकता था वो महान महोदय का शक्ल वैसा हो गया। सर नहीं सर, नहीं सर, ये हो नहीं सकता सर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते सर, नहीं सर भरोसा कीजिए साहब। तो फ़ोन छोड़ दिया। सर मैं सर बन गया। आप सर को क्यों परेशान किया? आपने मुझे आया है ऊपर भेजने के लिए, और मैं सोचा उनका तो जानना चाहिए। नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब, थोड़ा फॉर रूटीन सेक आप देख लेता हूँ ना, देख लीजिए मेरा क्या है, मैंने तो देख लिया। तो उसके बाद कहा गलती हो गया सर। गलती नहीं भाई साहब, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं होते, अगर आपको ये जानकारी नहीं होती कि मैं स्टेट्समैन के असिस्टेंट एडिटर, अभी जानकारी हो गया, आप मुझे यहीं मार के मेरा लाश का हाथ में आपको रिवॉल्वर पकड़ा देते। तो इसका बाद एकदम शोर मचा। तो एडिटर साहब नानपोरिया, उसको मैं नेक्स्ट डे रिपोर्ट किया,
ननपुरिया मुझे सलाह दिया, भाई देखो बहुत सावधानी से चलो, हाँ ये पुलिस लोग जो कुछ कर सकता है, सावधानी से लो। ननपुरिया जी, मेरा ख्याल डरना नहीं, लड़ना है। एक असिस्टेंट एडिटर को घर में आकर धमकी दिया, वो हम मान गया, तो क्या पत्रकारिता क्या होगा? आई एम गोइंग टू हिट बैक। इमरजेंसी की बात की, चूंकि आपका सिद्धार्थ शंकर रे से बड़ा रिश्ता था, तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिद्धार्थ शंकर रे से जो आपके रिश्ते थे, उसका क्या असर पड़ा? फैमिली रिलेशन तो बहुत ही क्लोज था। वो यूज्ड टू कॉल माय मदर कल्याणी दी, अच्छा, और मैं उसको पेट नेम में मानूदा बताते। सिद्धार्थ जी कभी नहीं कहा मानूदा। एक साथ क्रिकेट भी खेला। मैंने जर्नलिस्टिक रिश्ता भी रहा या जर्नलिस्टिक रिश्ता बिल्कुल नहीं कम था। रहा? लेकिन लोग ये मानते हैं ना कि जब आपको संपादक बनाया गया तो शायद सिद्धार्थ शंकर रे से आपके रिश्ते थे, इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स ने एडिटर बनाया। एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, क्या मैं कब एडिटर बना? नवंबर 1, 1975। जी, उसका पहले जून जुलाई में सिद्धार्थ राय के साथ संजय गांधी का बहुत बड़ा संघर्ष हो गया था। इंदिरा गांधी भी नाराज़ हो गए थे। तो सिद्धार्थ राय का रिकमेंडेशन कभी चल सकता उस टाइम? नहीं। मैं के बिरला का चॉइस था, सिंपल। के बिरला मुझे कलकत्ता का टाइम से जानते थे। जब मैंने ये सब चल रहा था, ऑफ़र काउंटर ऑफ़र सोच रहा था, हमारे परिवार के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो मैं उनका पास सलाह लेने के लिए जाते थे। तो सलाह लेने के लिए तो मैंने गया, मैंने कहा, वो रामनाथ जी का भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे जी। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तब तक तो लेकिन आपने रामनाथ जी के यहाँ नहीं, रामनाथ जी के साथ मेरा परिचय था, लेकिन काम नहीं किया था। काम नहीं किया। स्टेट्समैन में रहते बहुत हुए अच्छा परिचय था। पर्सनल रिश्ता, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा पर्सनल रिश्ता था रामनाथ जी का साथ। देन ही कंसल्टेड रामनाथ जी सेड नो, लेट हिम जॉइन, लेट हिम बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द अंडरग्राउंड, लेट हिम कीप अस इन्फॉर्म। तो ये जब मुझे कहा, मैंने कहा तो काफ़ी खतरनाक है। ही सेड, सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड फियरिंग डेंजर? इसे देखो, रामनाथ जी ये सोच लिया तो तुम्हें 3 चीज़ बताने के लिए बोला। अगर तुमको कोई मार दिया तो ही विल सपोर्ट योर फैमिली जितने तक ज़रूरत हो। तुम्हारा जेल हो गया, जितना दिन तुम जेल में रहोगे उतना दिन सपोर्ट करेगा। तुम्हारा नौकरी गया, तुम्हारा नौकरी देगा। नहीं, लेकिन आप तो एडिटर बन रहे थे, उसमें ऐसा जान का खतरा क्यों था? अगर अंडरग्राउंड का आइज एंड ईयर्स पता चल गया तो? आपका मिसेस गांधी से भी तो अच्छा रिश्ता था, इंदिरा गांधी से। हाँ, वो भी सिद्धार्थ बाबू के थ्रू था या आपके डायरेक्टर थे, जर्नलिस्ट आप मिलते थे? इंदिरा गांधी का साथ पत्रकारिता तो कभी नहीं था। हमारा, शी न्यू माई फैमिली, अच्छा, एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर इन लॉज फैमिली। लेकिन एज एडिटर भी तो आप उनसे मिलने गए, इंदिरा गांधी की इंटरव्यू वगैरह भी किया आपने? नहीं, वो तो क्या, अरे रामनाथ जी एक रोज कहा, बोले अरे यू आर नॉट गेटिंग क्लोज टू इंदिरा गांधी। अच्छा, आई सेड, मैं तो जानता हूँ, लेकिन क्लोज किस वजह से? मैं तो आ नहीं कह सकता हूँ, जाके कह नहीं सकता मैं आपका क्लोज आना चाहता हूँ। इंटरव्यू करो। जबकि आप हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर थे। मैंने इंटरव्यू करो तो क्या होगा? अच्छा, इसका पहले एक मामला हुआ था, जब ये डिस्कस करते थे हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन करने में मेरा क्या हो सकता। जब रामनाथ जी ये 3 प्रॉमिस दिया थ्रू दिस जेंटलमैन, मैंने कहा लेकिन व्हाट विल हैपन टू माय रेपुटेशन? रेपुटेशन तो बर्बाद हो जाएगा। देन ही सेड, रामनाथ जी हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दिस, एंड एक चीज़ है, जॉर्ज फर्नांडिस इज एवरी डे रिस्किंग हिज लाइफ, वी आर आस्किंग यू टू रिस्क योर रेपुटेशन। अच्छा, इंदिरा गांधी से जैसे इंटरव्यू के अलावा भी कुछ और जिसको कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड या बात करने के मौके मिले? इंदिरा गांधी जी का साथ टिल शी फाउंड आउट दैट आई वाज विद द अंडरग्राउंड। नहीं, उसके पहले तो बात करते रहे होंगे। हाँ, करते रहते थे। एक रोज मैंने कहा इमरजेंसी कब खत्म करेंगे? शी लाफ्ड, व्हाई शुड आई टेल यू? अच्छा, हमें सीधे कहा कब खत्म करेंगे? हाँ, देखिए मैं ऐसा ही बात करता था। शी was a remarkable person. I think if she had not called for the emergency, I think if she had 1975 में accepted the verdict and gone out, she would have come back with a huge majority and remembered in the history of the country as perhaps the greatest prime minister. But then if you remember, immediately after emergency, when Morarji government came into power, Hindustan Times under me was the only paper which defended her.
she should be treated with respect. In my signed column, I said there should be no victimization, no settling of personal scores. फिर भी इंदिरा जी forgive नहीं किया. जब पता चल गया, she killed me. I thought you were loyal. You sided with underground. I said, Mrs. G, I have the greatest respect for you. But my first loyalty is to the Constitution of India. मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक हुआ था, सर्कुलेशन था 1,74,000. मैं जब छोड़ा 2,92,000. ये तो बिरला जी को भी तो समझ में आया था ना क्या. He was not wanting me to go, but he was forced to let me go. हिरण्मय कार्लेकर बंगला साहित्यकारों और कलाकारों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनको अपनी इस विरासत पर काफी नाज है। लिहाजा जब मार्केटिंग से पत्रकारिता की तरफ रुख किया तो उन्होंने बंगला को तरजीह दी। लेकिन बंगला की सीमित पहुंच को देखते हुए वे आनंद बाजार पत्रिका के ही अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में आ गए। जल्द ही उन्हें द स्टेट्समैन से ऑफर मिला और उन्होंने वो पेपर ज्वाइन कर लिया। ये वो दिन थे जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। छात्रों और प्रशासन के बीच ठनी हुई थी। ऐसे में कई बार उन्हें जान भी जोखिम में डालनी पड़ी। हालांकि उन्होंने अपने लेखों में जहां छात्रों की बात रखी, वहीं प्रशासन को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। लेकिन उन्होंने पुलिस की तरफ से की जा रही ज्यादतियों की आलोचना की। तभी 70 के मध्य में उन्हें द हिंदुस्तान टाइम्स से संपादक पद संभालने का ऑफर मिला। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी सरकार और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर जा चुका था। कार्लेकर ये पद स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन रामनाथ गोयनका के कहने पर उन्होंने बात मान ली। ये एक ऐसा फैसला था जो हिरण्मय कार्लेकर की साख पर दाग लगा सकता था, क्योंकि उस वक्त द हिंदुस्तान टाइम्स सरकार के करीब माना जाता था। कार्लेकर ने द हिंदुस्तान टाइम्स में रहते हुए इमरजेंसी के दौरान कई अहम जानकारियां विपक्ष को दी। जब इमरजेंसी खत्म हुई और दूसरे चुनाव के बाद फिर से इंदिरा गांधी सरकार में आई तो उन्हें अखबार से इस्तीफा देना पड़ा। हिरण्मय कार्लेकर आज भी मानते हैं कि उनकी बंगला पर पकड़ अंग्रेजी से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जब फिक्शन लिखने की बात आई तो मेहरुन्निसा और भविष्योते अतीत उन्होंने बंगला में लिखी। लेकिन जब बात राजनैतिक थी तो उन्होंने अंग्रेजी का दामन थामा। उनकी किताब बांग्लादेश द नेक्स्ट अफगानिस्तान ब्रिटेन में बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में भी रही। कार्लेकर साहब, अभी हम बात कर रहे थे जैसे इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, इंदिरा गांधी से चाहे इतने संबंध रहे हिंदुस्तान टाइम्स के बाद, और फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस जाने की स्थिति आई। 5 साल से ज़्यादा आप रहे हिंदुस्तान टाइम्स में। किस तरह से आप इंडियन एक्सप्रेस चले गए? हाँ, 30th of April 1980 मेरा लास्ट दिन था इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स में। पहला मई से खुशवंत सिंह जी मेरा जगह ज्वाइन कर लेंगे। 30 तारीख अप्रैल मैं 11 बजे तक काम करता था, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया 1 मई से मैं दफ्तर एकदम बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं आऊँगा। दूसरा चीज़ ये भी मेरा मलेरिया था, 104 बुखार था। तो मैंने हमारा वो जो सेक्रेटरी था उसको कहा किसी को टेलीफोन मत देना। लेकिन 11 बजे करीब एक फ़ोन आ गया। आई टोल्ड सतीश हु वाज माय सेक्रेटरी, आई टोल्ड यू सर रामनाथ गोयनका ऑन द लाइन। सो आई पिक्ड अप, यंग मैन स्टिल इन कमांड। मैंने रामनाथ जी मिडनाइट तक, उसके बाद खुशवंत सिंह जी, हेलो याद है मैं क्या कहा था? हाँ नहीं याद है। तो क्यों नहीं बताया? तो बोला देखिए आप परेशान हो, मैं परेशान हूँ, किस लिए? आई रेड वेट अनप्रिंटेबल एब्यूसेस, पहले बहुत ज़बरदस्त गाली। ये कहा रामनाथ रेड से डरता? रामनाथ अपना डर के मारे अपने वायदा भूल जाता? तो कल सुबह आ जा। अपॉइंटमेंट लेटर आया, बिकॉज ही सेड ही विल गिव मी मोर और लेस द सेम टर्म्स। दिखाया मैं जितने गाथा तेरे को सोचा उससे भी तू। मैंने क्यों? क्लॉज देखा, सीवेरेंस क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने का पहले तेरा नौकरी गया तो 6 महीना बाड़ी गाड़ी तनख्वाह सब कुछ देना पड़ेगा तेरे को। हाँ,
तो क्या करना है, 6 महीना मौज कर, अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स का पैसा से मौज कर, गाड़ी चला, ड्राइवर रख, सब कुछ। उसके बाद अभी मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूँ, यू जॉइन अस फ्रॉम 1st of November. आई एम गिविंग यू अपॉइंटमेंट लेटर राइट नाउ सो दैट यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। तो वही अपॉइंटमेंट तो आपका लेटर टर्म खत्म नहीं हुआ था और आपने 6 महीना पहले खत्म कर दिया था, बिकॉज मिस्टर बिरला, देखिए मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक हुआ था, सर्कुलेशन था 1,74,000, मैं जब छोड़ा 2,92,000। ये तो बिरला जी को भी तो समझ में आया था ना क्या, ही वॉज नॉट वॉन्टिंग मी टू गो बट ही वॉज फोर्स टू लेट मी गो। तो एडिटर ने कैसे मैनेजमेंट का, जैसे आपने कहा ना बिरला, गोयनका, टाटा भी ट्रस्टी था स्टेज पे भी, ईरानी, उन लोगों के साथ मैनेजमेंट के साथ एडिटर ने अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाया? देखिए हमारा टाइम में मैनेजमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता था, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उसका टाइम आउट तो कोई कॉन्फ्रंटेशन का सवाल नहीं उठा। तो मैनेजमेंट अगर आप नेहरू जी का खिलाफ लिखेंगे, लिखने का ज़्यादा, एक्सेप्ट चाइनीज़ एग्रेशन, ज़्यादा गलती भी कुछ नहीं की थी। यू कैन डिफर विथ हिम ऑन आइडियोलॉजी, बट यू कुड नेवर कॉल नेहरू करप्ट, यू कुड नेवर कॉल नेहरू इविल माइंडेड। बट इंदिरा गांधी के टाइम और उसके बाद जो देखिए सरकारें इंदिरा आई, गांधी, उसमें तो फिर देखिए इंदिरा गांधी वॉज ए मच मोर, उस टाइम पॉलिटिक्स कॉन्फ्रंटेशनल हो गया। कब शुरू हुआ, जब सिंडिकेट और इंडिकेट का बीच में फ़र्क आ गया। तो उसका मीडिया पर कैसे असर पड़ा? मैंने जो अखबारों देखिए पर- मीडिया में जैसे भाई गोयनका के भी संबंध इंदिरा गांधी से थे, फिरोज गांधी को तो उन्होंने जॉब ही दिया था, हाँ, हाँ। बिरला जी के संबंध थे, देखिए टाटा वाज आल्सो वेरी क्लोज टू इंदिरा इनका गांधी। बीच में क्या हुआ कोई नहीं जानते, बट इंदिरा जी एक्शंस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, एक इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, जैसे कोल नेशनलाइजेशन हो, ये जो है, उसके बाद डिफीटिंग संजीवा रेड्डी, कांग्रेस स्प्लिट। उसमें तो ज़्यादातर अखबारों ने उनको सपोर्ट ही किया। कौन? ज़्यादातर जो उस समय जो मीडिया था, अखबार थे, प्रेस ने, तो उनको सपोर्ट ही किया था इंदिरा गांधी को काफ़ी हद तक। स्टेट्समैन नहीं किया, स्टेट्समैन तो एकदम जंग के मैदान में कूद पड़ा। राजेंद्र पुरी, some of the greatest cartoons, political cartoons I have seen was by him, Puri, during that period. And इंदिरा गांधी को तो एकदम डाउन कर दिया कार्टून में। हिंदुस्तान टाइम्स का अनडिफाइंड पोजीशन था। वर्गीस आके कॉन्फ्रंटेशनल हो गया। वर्गीस इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कैंपेन शुरू किया, सिक्किम का ऑक्यूपेशन का बारे, इसका बारे, उसका बारे। उनको हटना ही पड़ा, इसीलिए उसको हटने पड़ा। अच्छा, तो मतलब इन सब एडिटर्स ने एक तरह से कन्फ्रंट भी किया पॉलिटिकल सिस्टम से भी और मैनेजमेंट से भी, जब जरूरत हुई, चाहे नौकरी चली जाए लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे। एक संपादक का बहुत इज्जत मिलता, सोसाइटी में बहुत आपका एक पोजीशन बनता, उसका साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। जिस रोज़ उसको मालूम हो गया मैं अपने विवेक के अनुसार इस पेपर नहीं चला सकता हूँ, मालिक मुझे ऐसा कुछ काम करने से कुछ लाइन नहीं ले लिए कह रहा है जो मैं इन माई कॉन्शियंस नहीं कर सकता हूँ, उस टाइम मालिक को ये बताना, मालिक नहीं सुना तो इस्तीफा दे के चला जाना। बहुत अच्छा लगा कालेकर साहब आपसे बात करके, और हम समझते हैं कि आपसे भी पत्रकारिता बात- में बहुत कुछ याद आ गया। पत्रकारिता में एक नया अध्याय हमेशा लिखा है, और हम शुभकामना देते हुए कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। और आपके साथ आपका बहुत अनूप जी, धन्यवाद। तो मेरा रिश्ता आज का नहीं है, 75 से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका। हाँ। हिरणमय कारलेकर आज पत्रकार हैं तो उसका श्रेय जाता है अंग्रेजी फिल्म द रोमन हॉलिडे को, जिसमें ग्रेगरी पेक ने अमेरिकन रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी। ग्रेगरी आज भी कारलेकर के पसंदीदा हॉलीवुड स्टार हैं। I like to sit at a sidewalk cafe and look in shop windows, walk in the rain, have fun and maybe some excitement. Doesn't seem much to you, does it? It's great. Tell you what, why don't we do all those things together? But don't you have to work? Work? Now, today's going to be a holiday.
कारलेकर साहब को बॉलीवुड कभी नहीं भाया, भाता भी क्यों, आखिर उनके मामा सत्यजीत रे के आगे भला कोई टिक पाता। उनकी पसंदीदा फिल्म भी सत्यजीत रे की बनाई ओपू ट्रायोलॉजी है। रे के अलावा जिन निर्देशकों ने उन्हें प्रभावित किया उनमें गौतम घोष और अपर्णा सेन प्रमुख हैं। हिरणमय कारलेकर सिर्फ शब्दों के जरिए चित्र बनाना नहीं जानते, वे एक उच्च श्रेणी के फोटोग्राफर भी हैं, जिसकी झलक देखने को मिली उनकी प्रदर्शनी में। इन चित्रों में उन्होंने प्रकाश को कभी दार्शनिक की तरह, कभी विनाशक की तरह, कभी संपूर्ण शांति की तरह और कभी कमियों के बीच सुंदरता को दर्शाते एक माध्यम की तरह परिभाषित किया है। ये सारे फोटोग्राफ्स उन्होंने रामगढ़, कोलकाता, म्यांमार और अमेरिका में खींचे और फोटोशॉप का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया। हिरणमय कारलेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अपना परिवार मानते हैं। आज भी वो बड़े गर्व से कहते हैं कि उन पर उनकी पत्नी, बेटी और बहू का राज चलता है। हाँ, उनके घर से कभी शोर की आवाज आती है तो समझ लीजिए कि उनकी पालतू डूबी की मर्जी के खिलाफ कारलेकर साहब से कुछ गुस्ताखी हो गई। हिरणमय कारलेकर का जानवरों के प्रति प्यार उनकी किताब सैवेज ह्यूमन एंड स्ट्रे डॉग्स में झलकता है। तो अगले अंक में मुलाकात एक और संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।